गिरावट है। निफ्टी 163 पॉइंट और बैंक निफ्टी 413 पॉइंट। अगर इनको ऊपरी स्तर से देखेंगे तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। एडवांस डिक्लाइन बिगड़ चुका है। 1:1.6 का एडवांस डिक्लाइन है, यानी 1756 शेयर गिरने वाले हैं और 1071 बढ़ने वाले। ये देखिए क्रिस क्रॉस बन गया है। अब ये चिमटा बनना मतलब प्रॉपर बन ही गया चिमटा। इससे संकेत लगता है कि मार्केट में जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार सेलिंग हो रही है। वीरूज जब हमारी चर्चा कर रहे थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि 18,400 18,500 पे कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है, तो उसका असर भी हो सकता है या फिर विदेशों के संकेत भी कमज़ोरी के हो सकते हैं। एक क्विक चेक लेते हैं टेक्निकल मार्केट पे। गाबा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर, ये अचानक क्या हुआ, इतनी बुरी तरीके से गिरावट? अब सांस लेते हैं ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वहां पर भी होता है। सांस ले ली तो बहुत बहुत गहरी सांस है। बहुत गहरी सांस है। हाँ। लेकिन है भी बिल्कुल। हाँ। अब थोड़ा लगता है कि 18,100 भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर तो आ गए। सुबह हमने कहा था कि 18,300 अगर तोड़ देगा तो 18,100 आ जाएगा, वो आ गया। 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक भी जा सकते हैं, यू नेवर नो। क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 43,474 पर। यहाँ पर 43,200 अब भी पॉसिबल है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे आता है तो निफ्टी में तो कम से कम 30-35 पॉइंट और दिखेगा। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी वीकनेस है। तो फिर ऐसे में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? शॉर्ट, फिलहाल तो शॉर्ट होना चाहिए। स्टॉक जो पसंद है शॉर्ट के लिए वो है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर वीकनेस है, काफी हद तक 774 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 770 का, 75 का नहीं 780 का स्टॉप लगाना चाहिए, बस 5-6 रुपए का। नीचे 760 पॉसिबल है टाटा कंज्यूमर। ओके, 760 पॉसिबल है। कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है, यहाँ पे बहुत जोरदार तरीके से, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस पे और गिरावट बढ़ गया, वो 7.5% नीचे है। ओबरा रियल्टी 6%। नतीजे पसंद नहीं आ रहे लोगों को। गाबा सर, ओबरा रियल्टी पे आपकी राय क्या है? 6% डाउन। 6% डाउन, लेकिन दौड़ा भी तो फास्ट था, बहुत अच्छा आपने था। और 3 दिन पहले जहाँ पे शायद रिजल्ट थे, 1000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ओबरा रियल्टी का, वहीं से लौटा है। पॉसिबिलिटी लोअर लेवल देखें, शायद 825 भी पॉसिबल है ओबरा रियल्टी में। उसके बाद अगर बुकिंग मिलता है तो ठीक है, लेकिन फिलहाल लगता है वीक। उसके बाद ये वीक लगता है। अच्छा, कई स्टॉक लेकिन मजबूती के साथ खड़े भी हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जुबिलेंट फूड नतीजा है, उसके बाद स्टॉक ऊपर है अभी। गाबा सर, जुबिलेंट फूड में क्या राय बनती है? 2% लगभग ऊपर है। कल आपने ये स्टॉक डिस्कस किया था हर्षिता के साथ, अपमू है यहाँ। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 465 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त दीजिए, 500 तक भी जाएगा। ट्रेड कर रहा है 475 में, तो मतलब यहाँ से 25 रुपए आपको अब भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिएगा उसके लिए। जुबिलेंट फूड, यस इट्स गुड। सर, मुझे एक चीज और समझनी है आपसे। ये जो आज की गिरावट है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ये इससे चार्ट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आया या वन ऑफ है? ये फिर से बाउंस की संभावना है? ये मुझे वन ऑफ लगता है। वन ऑफ लगता है, क्योंकि लार्जर टर्म टाइम स्ट्रक्चर में देखा जाए, हाँ। एक रिसेंटली जो हाई बना है, ये डबल टॉप बना है, इसको रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर लेवल्स पे जो बाउंस मिला है 16,800 के आसपास से, उससे लगता है ये रिवर्सल पैटर्न है। तो इस रिवर्सल पैटर्न में अपमूव और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। मुझे लगता है 18,000 एक क्रूशियल लेवल है, ये नहीं टूटना चाहिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर लगता है तो हम कहेंगे अपमूव रिज्यूम्स। फिलहाल वीकनेस नहीं है, हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है। अच्छा गाबा सर, 2 स्टॉक हैं जहां पे रिजल्ट का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है। एक अंबर इंटरप्राइजेज है, 12% ऊपर है, और केयांस टेक्नोलॉजीज 12% ऊपर है। दोनों पे आपकी राय चाहिए। अंबर 12% ऊपर है, हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो अंबर बाय है यहाँ। लेकिन अगर आज खरीदना है तो स्टॉक थोड़ा डीप होगा। ट्रेड करा 2100, 1800 का स्टॉक, 300 रुपए का स्टॉक, नॉट पॉसिबल। तो अगर डिप मिलता है तो खरीदना है, या तो फिर 1 हफ्ता 10 हफ्ता रुकिए, यहाँ पर सस्टेन कर लेगा फिर लेना चाहिए अंबर एंटरप्राइज। लेकिन ये जो गैप अप है, गैप अप नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? केयांस, KAYNES। वाई, हाँ KAY KAYNES। हाँ केन्स का ही है, वहां पर वही हाल है। गैप अप खुला, सर्कुलर, मतलब काफी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भी खरीदारी का मौका तो नहीं है। स्टॉक थोड़ा डीप होगा, हाँ, लेकिन 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके आसपास मिलता है तो खरीदना चाहिए। यहाँ थोड़ा डीप कट है। ओके, और एक स्टॉक और आपसे लेना चाहता हूं मैं, आरती फार्मा। आरती इंडस्ट्री से अलग होके बना था। वीक रिजल्ट्स थे, कल भी गिरा था, अच्छा खासा गिरा था।
और अभी भी कमजोरी के संकेत इसमें दिख ही रहे। क्या क्या राय बनती है आरती फार्मा में? काफी दौड़ा है आरती फार्मा 280 से 420, उसका थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। लोअर लेवल पे सपोर्ट है करीब 350 के आसपास। वॉल्यूम्स कम होते हैं लेकिन लगता है साइडवेज जोन पर है, वीक तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ट्रेडिंग रेंज पर है आरती फार्मा। ओके, चलिए बातचीत करते हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से। गुरमीत जी, स्वागत है आपका दोपहर में। और मैंने आपके लंच में डिस्टर्ब किया होगा, लेकिन चिंता मेरी ये है कि मार्केट बहुत तेज गिरावट के साथ काम कर रहा है। क्यों गिरा अचानक? ये बहुत तेजी से गिर रहा है। नीरज जी, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे थे जब 14 दिन से ऊपर जा रहा था। थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन जो है होता है एक शार्प मूवमेंट के बाद। लगभग आप देखिए 1300-1400 पॉइंट निफ्टी मूव किया था, तो अगर 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का कंसोलिडेशन होता है तो नॉर्मल है। हालांकि कल जो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स थे उसमें कैश में बाइंग थी, थोड़ी FNO पोजीशनिंग देखनी पड़ेगी, बट रोज ऊपर नहीं जा सकता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कंसोलिडेशन है, वो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रॉड इस पे व्यू बनाना चाहिए ट्रेंड रिवर्सल का, या चीजें सडनली बदल गई। हर एक दिन में मार्केट का मूड नहीं बदलता है। ये जो अमेरिका में इतना चल रहा है, डेट सीलिंग को लेकर के बहुत कंसर्न है वहाँ के लोग, क्या वो भी एक रीज़न है इसमें कि वहाँ से अच्छे क्यूज़ नहीं आ रहे और लोगों को ऐसा लगता है कि 1 जून की तारीख बार बार वहाँ के वित्त मंत्री धमकी देती कि टाइम इज़ रनिंग आउट? क्या वो भी एक रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सी ग्लोबल चिंता तो है ही है? नीरज जी, वो शॉर्ट टर्म कारण थोड़ा सा हो सकता है, उससे विक्स थोड़ा सा बढ़ेगा, जब तक हो तो जाएगा ही रिजॉल्व। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यूएस डिफॉल्ट नहीं करेगा टेक्निकल ग्राउंड्स पे। बड़ा कंसर्न वहाँ का जो हाउस होल्ड डेट है वो है। आपने देखिए पिछले क्वार्टर का उनका डेट का लेवल आया है, हाउस होल्ड डेट $17 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है पहली बार। इस $17 ट्रिलियन में लगभग $12 ट्रिलियन मॉर्गेज है, ऑटो करीबन 1.6 ट्रिलियन है, स्टूडेंट लोन करीबन 1.5 ट्रिलियन है, क्रेडिट कार्ड 1 ट्रिलियन के आसपास है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म चिंता का विषय है, क्योंकि अगर डेट बढ़ रहा है तो इसका एक मतलब ये भी है कि आप डेट को यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस और अपने आउटफ्लोज को फाइनेंस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है फेड को कभी ये नोटिस करना पड़ेगा और ब्रॉडली कुछ टाइम बाद ये प्ले में आएगा। ओके, अच्छा, एक सेक्टर है जो रियल एस्टेट का है, यहाँ पे भी अच्छी गिरावट। देखिए, एक बड़ा डाइकोटमी बनी है। DLF के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, स्टॉक आउट परफॉर्म कर गया, बट ओबराय रियल्टी के नतीजे कमज़ोर थे। तो क्या दोनों मार्केट को भी अलग अलग करके देखना चाहिए? मुंबई का मार्केट अलग, दिल्ली NCR का मार्केट अलग, तो उसी हिसाब से ट्रीट करें, या ओवरऑल दोनों के लिए जैसे नतीजे वैसा है? जी, सारा मुझे जो लग रहा पोजिशनिंग आप देखिएगा वो अर्निंग्स पे है। जब आप 19 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे होते हैं तो आप लगभग प्राइस टू परफेक्शन होते हैं। तो ये मैं ब्रॉडर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप नहीं है। तो आप रियल एस्टेट छोड़िए, आप फार्मा देखिए, आप CDMO स्पेस देखिए। लॉरस के नतीजे अच्छे नहीं आए तो बाजार ने पनिश किया, सिंजीन और न्यूलैंड के नतीजे अच्छे आए तो बाजार ने रिवॉर्ड किया। सिमिलरली अगर आप FMCG देखेंगे, गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे अच्छे आए, टाटा कंज्यूमर के नतीजे अच्छे आए तो बाजार में उनको रिवॉर्ड किया है। और HUL के नतीजे थोड़े से सॉफ्ट थे तो स्टॉक जो है तो मुझे लग रहा है ये मार्केट बहुत क्लियर है। जब आप इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे होते हैं तो आपका जो सपोर्ट होता है वो अर्निंग्स होता है। तो जब आप एक रीजनेबल मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें मिस करने का गुंजाइश नहीं है। हमने IT में भी देखा है। अब देखिए TCS में इतना परेशानी नहीं आई जितना इन्फोसिस और बाकी जगहों पे आई, या KPIT में इतनी परेशानी नहीं आई, या परसिस्टेंट में जो कि बाकी मिड कैप IT में आई। तो ये हर सेक्टर में है, खाली रियल एस्टेट नहीं है। DLF के नतीजे बहुत ही अच्छे थे क्योंकि उन्होंने अपनी गाइडेंस भी एक्सीड करी, और जो मिड मार्केट और जो अफ्लुएंट सेगमेंट है रियल एस्टेट का वो सरप्राइजिंगली अच्छा कर रहा है। उसको इंटरेस्ट रेट से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जो थोड़ा सा लोअर एंड है वहां पे थोड़ा सा ब्याज दर का इम्पैक्ट ज्यादा। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो रहा होगा शायद कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया है, और हमने उनके मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया है कि वो बिल्कुल रिटेल और कॉर्पोरेट ग्रोथ वैसे मेंटेन रखेंगे, निम्स भी वो लगभग वैसे मेंटेन रखेंगे।
लेकिन वो स्टॉक पर उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। तो शायद ये हो सकता होगा कि जिनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट है लोगों को पता नहीं थे, वहाँ रिवार्ड है। आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दिए, मेरे को पहले से मालूम है, तो पोजीशनिंग हो चुकी थी। ये भी चल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्री पोजिशनिंग की बात है। अगर आप पीएसयू बैंक्स में, अगर आप एसबीआई भी देखें, अदानी वाले इंसिडेंट के बाद से सारे पीएसयू बैंक्स काफी गिरावट आई थी, 15-20% की गिरावट आई थी। ब्रॉड मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आई। तो कल अब एसबीआई के भी नतीजे हैं, कल बड़ा दिन है, आईटीसी के नतीजे है, एसबीआई के नतीजे है, बड़ा दिन है। तो मुझे इन जनरल लगता है पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने इतना अच्छा, स्टॉक प्राइस की बात नहीं करूंगा, इतनी अच्छी बैलेंस शीट मैंने पीएसयू बैंक की बहुत समय बाद देखी। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इस डेकेड में पहली बार इतना अच्छा क्रेडिट क्वालिटी है उनका, निम ग्रोथ अच्छा है, आपका कासा रेशियो अच्छा कर रहा है, मिक्स अच्छा है लोन का। अच्छा, आरबीआई ईसीएल प्रोविजंस की पहले से बात कर रही है कि जब साइकिल चेंज हो और खराब क्रेडिट साइकिल आए तो आप प्रिपेयर्ड रहे उसके लिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेगुलेटर की भी यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि आप पहले से प्रोविजनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि फ्यूचर क्रेडिट शॉक्स ना हो। तो मुझे लगता है कि पीएसयू एक ऐसा बास्केट है जिसने मुझे बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज किया है पिछले एक साल। वो ईसीएल वाला इशू मुझे लगता है डाइजेस्टेड है, उस पर कोई लेकर बहुत चिंता नहीं किसी को। नीरज जी, डायरेक्शनली देखिए ना, आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस पे अब प्रोविजन कर रहे हैं, पहले आप एक्चुअल लॉसेस होते थे, तो डायरेक्शनली आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये हमेशा मानता हूँ फाइनेंस एक ऐसा स्पेस है जो रिस्क मैनेजमेंट, आप रिस्क अच्छा मैनेज करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेगा कभी ना कभी। तो इनफैक्ट जब कोई बहुत ज्यादा तेज ग्रो करता है, बहुत ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ लाता है, हाई यील्ड पे काम करता है, तो मैं ज्यादा चिंता में पड़ता। ओके गुरमीत, मैं थोड़ा यूएस की तरफ दोबारा चलता हूँ, बिग पिक्चर को थोड़ा और कोरिलेट करते हैं। जैसे आज सुबह की स्थिति वहाँ पे ये थी कि जो ठीक है सीलिंग वीलिंग की चिंता चल रही है, लेकिन जो वहाँ पे रिटेल के नंबर आ रहे हैं वो वीक हो रहे हैं अब धीरे धीरे। लोग कैश पे बैठ रहे हैं। लेटेस्ट सर्वे कहता है कि लोग 2009-10 के जो कैश लेवल था 5.6 उस पे पहुँच गए हैं। तो वहाँ के जो ट्रेडर इन्वेस्टर हैं उनके अंदर तो एक ही हो गया कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, और S&P 4150 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। बहुत दिन से वो कोशिश कर रहा है, हर बार वहीं से जाके अटक जाता है। ये अटकन भटकन शायद इसलिए भी हो सकती है क्योंकि एक बहुत बड़ी जो जंप की उम्मीद पूरी दुनिया के बजाय लगा के बैठे हुए हैं, शायद वहाँ पे अब रुकावट आती हुई दिख रही है। डेट सीलिंग हो या ना हो ये एक अलग इशू है, और कई बार होने के बाद भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव बन गया है ग्लोबली। नीरज जी, अच्छा पॉइंट आपने किया, और मेरा ये मानना है कि जब तक वहां पे यील्ड सॉफ्ट नहीं होंगी, शॉर्टर और मीडियम एंड की, देखिए 10 ईयर तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद शेयर के एंड में रेट कट होगा नहीं होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। बट जो 2 ईयर बॉन्ड है वो ना नियर टर्म डायरेक्शन बताता है फेड पॉलिसी का, वो अभी भी 5 के ऊपर है। तो जब तक डायरेक्शनली यील्ड कम नहीं होती है और तब तक जो फ्लोज है इमर्जिंग मार्केट में, उसमें सेकुलर फ्लोज नहीं है। और आप देखिए, हम एफआईआईज ने 2 सालों में 35-40 बिलियन डॉलर का बिकवाली करी इंडिया से, लेकिन सिर्फ 20,000 करोड़ जब बाइंग करी तो निफ्टी ने 1000-1500 पॉइंट का मूव किया। तो मार्केट में हमारे अब डेप्थ है, तो हमें थोड़े भी फ्लोज अगर आएंगे तो बाजार को वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हमें 30-40 बिलियन डॉलर वापस नहीं चाहिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मार्केट का। तो एक हमें ना ट्रेंड रिवर्सल का वेट करना चाहिए कि यील्ड जब यूएस में गिरती है, फेड फॉर्मली पॉज करता है, इन्फ्लेशन का नंबर लेट्स से 4 के आसपास आता है या उसके नीचे आता है, तब मुझे लगता है स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रिस्क ऑन ट्रेड होगा इमर्जिंग मार्केट का। तब तक आपको वहां रहना है जहां पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा, इंडिया में आज 10 ईयर बॉन्ड 7 के नीचे आ गया है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आज 7% आपको 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड में मिलता है, और हमें डायरेक्शनली पता है कि 1 साल 1.25 साल में यील्ड नीचे आने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप शायद डबल डिजिट बना दें अगर 50 पैसा यील्ड नीचे गिरे अगले 1-1.5 साल में, और बहुत कम रिस्क हुए। तो आपको थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे इस समय तो अच्छा है। और जैसा मैंने बोला, जब यूएस फॉर्मली पॉज करे और यील्ड जो है अक्रॉस द यील्ड उनकी नीचे आए, तब थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। एक्चुअली हाँ, आपके एग्रेशन के पीछे एक फंडामेंटल रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या सर गुरमीत भाई, हम लोग ट्रिगर हैप्पी हैं, है ना। एफआईआईज ने अभी 17 दिन से लगातार बाइंग की। कितना की होगी? 20,000 करोड़, 20-22,000 करोड़ के आसपास, 2.5-3 लाख करोड़ बेच गए।
तब कुछ नहीं है। 20,000 करोड़ की सिर्फ बाइंग की और इतना खुश है कि एकदम न्यू हाई बनेगा, ये होगा वो होगा। ट्रिगर हैप्पी वाला मामला ज़्यादा था इसमें ना, कि हम लोग ज़्यादा जोश में आ गए थे क्या? नीरज जी, दूसरा मुझे लगता है शायद बेस भी मार्केट का चेंज होगा, क्योंकि मुझे लगता है जो वर्स्ट है इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट पीक का, वो हमारे सी बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है। तो अगर आपको एक या दो रीडिंग और इन्फ्लेशन के नीचे मिली, जैसे होलसेल इन्फ्लेशन नेगेटिव आया इंडिया में, तो हो सकता है आरबीआई कल को सीआरआर कट के बारे में सोच सकता है, क्योंकि आईपी नंबर्स भी बहुत कम आए हैं। तो हमें एक पॉजिटिव चेंज ऑफ डायरेक्शन का स्टांस का वेट करना चाहिए, बहुत बड़ा वेटेज बढ़ाने की। और नाउ अगर आप बैलेंस वेटेज बना के चलेंगे तो अच्छा है। मुझे बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं दिखता है नीरज इस तरह से। नहीं, बहुत ज़्यादा। देखिए, इंडिया में तो आप मॉर्गन स्टैनली कमेंट्री सुने या किसी की भी सुने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। इवन आज सुबह की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कितने ट्रिलियन रुपीस का इंडिया में कैपेक्स लाइंड अप है, और जिस भी मैनेजमेंट से बात करो, मैंने किसी को नहीं सुना जो निराश हो। हर आदमी बहुत खुश है, ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है, भले ही वो गवर्नमेंट कैपेक्स से हो रही, वो हो रही है। तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि आपको एकदम निराश हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से भागा था, आपने सही कहा कि जब चल रहा था तब किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। एक दिन गिरा तो सबको ऐसा लग रहा, अरे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे गिर रहा है। तो इस गिरावट में कहीं तो आपने नजर बना रखी होगी सेक्टोरली। तो नीरज जी, दो तीन पॉकेट्स है। एक जो कमोडिटी कंज्यूमर्स, क्योंकि हमें एक डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिख रहा है, हार्ड और सॉफ्ट कमोडिटीज दोनों में दिख रहा है, प्राइसेस सॉफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे ऑटो है, ऑटो में आप देखिए ऑर्डर बुक अच्छे मॉडल्स की भी अच्छी है, वेटिंग पीरियड थोड़ा कम हुआ है, बट आउटलुक अच्छा है, और कोई डिस्काउंट्स नहीं है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है सॉफ्टवेयर भी है। तो मुझे लगता है मार्जिन और बेहतर होंगे और टॉप लाइन मेंटेन रहेगी। तो एक सेक्टर को लेके मैं ओवरऑल पॉजिटिव। आपने थोड़े से जो रूरल फोकस्ड ऑटो, आपने थोड़ी मूवमेंट भी देखी होगी बजाज ऑटो में, हीरो में, थोड़ा बहुत एमएनएम में, कुछ एंसिलरीज में, तो वहां मैं पॉजिटिव हूँ। सेकेंड, कैपिटल गुड्स, जैसा आपने बोला, वहां भी आपको वर्किंग कैपिटल में नंबर ऑफ डेज में भी इंप्रूवमेंट दिखेगी और मार्जिन भी बेटर दिखेगा, और वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस भी कम होगा। तो एग्जीक्यूशन थोड़ा बेटर होना चाहिए, जैसे एलएनटी है, एबीबी है, जो अच्छे कैपिटल गुड्स नेम है। हाउसिंग में मुझे एक ट्रेंड बड़ा सस्टेनेबल लग रहा है, क्योंकि जो हाउसिंग लेड केपेक्स होता है नया चीज की साइकिल बड़ी होती है। ये 1 साल 6 महीने वाली साइकिल नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म साइकिल है, और हमने वो देखा है रियल एस्टेट के नंबर्स में। तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, केबल्स एंड वायर्स में आप देखिए पॉलीकैब के नतीजे देखिए, कल पाइप्स में एस्ट्रल ने बहुत अच्छे नतीजे दिए, परसों, माफ कीजिएगा। तो ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल स्पेस, हाउसिंग लेड केपेक्स मुझे अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा आप जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स हैं, जो यूएस पे डिपेंडेंट थीम्स हैं, आईटी है, थोड़ा बहुत फार्मा है, कुछ हद तक टेक्सटाइल्स है, वहां पे आप शायद 1 महीने के लिए, 1 क्वार्टर के लिए आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं और थोड़ी पोजीशनिंग बाद में बढ़ा सकते हैं। नो डाउट, पॉलीकैब से भी हम लोगों ने बात की, एस्ट्रल से भी बात की, और कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन से भी बात की। सब बहुत ही बुलिश कमेंट्री देखे गए हैं। तो इन सेक्टर्स पे आप नज़र रख सकते हैं और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऊपर नीचे होता रहता है। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमने बीच में डिस्टर्ब किया, लेकिन समझना ज़रूरी था कि मार्केट अचानक से क्यों गिरा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक टेक्निकल व्यू लेते हैं केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया जी से। सुशील जी, नमस्कार। नमस्कार सर, ये मार्केट आ गया है 18,300 के काफ़ी नीचे, क्यों गिरा सर इतना, और क्या होगा आगे इसके? सर, एक क्यों का जवाब ना मुझे 30 साल में नहीं मिल पाया। जब देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू जब लेना है आपको, तो उसकी क्यों, सबसे सरल क्यों ये है कि जितने भी लोग चढ़ सकते थे बाजार पे चढ़ गए, और कोई चढ़ने वाला नहीं था, तो बेचने वालों का हाथ भारी हो गया। शॉर्ट टर्म व्यूज अलग है, और हर चीज को हम मैक्रो से और फंडामेंटल से 1 घंटे का, 1 दिन का भी नहीं जोड़ सकते। मार्केट ओवरबॉट है, 10-12% का लार्ज कैप्स में ब्रॉडली करेक्शन लगता है, इंडिविजुअल बैंक्स में हो सकता है 20% भी करेक्शन हो जाए, तो देयर विल सीवियर आउट परफॉर्मेंस बियॉन्ड रीजन। और जब तक हमारी बात हो रही है, कल से लेके आज तक का सेल ऑफ खत्म हो गया, जब तक आपका मेरा कॉल खत्म होगा, हो सकता है मार्केट रैली कर जाएगा इंट्राडे में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के रीजन ढूंढना सबसे बेस्ट रीजन है, मार्केट की जो चाल है वही उसका रीजन है। सुशील जी, आपने कल कहा था कि 18,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए इसको, अब तो लगता है उसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी। दे चुका है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। हाँ, अब बाजार घटना शुरू हो गया, एटलीस्ट लार्ज कैप्स घटना शुरू हो गए। हाँ। और दो ही दिन में कल के आई से 18,450 से अगर ये घट के आज 18,185 तक आ गया,
तो 100-150 पॉइंट रिबाउंड देगा, बीच बीच में रिबाउंड आते रहेंगे। लेकिन स्ट्रक्चरली अब ये नीचे जाएगा। हाँ, अभी तो फिलहाल यही बैठा है, और फिर काटनी पड़ेगी तो काट लेंगे। ओके, तो फिलहाल रुझान नीचे की तरफ है और 18,150 पे इस वक्त ट्रेड कर, 18,300 सुशील जी ने बोला था, उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये एक टेक्निकल राय थी, और कल सुशील जी ने ये बताया था कि रिवर्सल के साफ संकेत दिख रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, और आज मार्केट ने, कल से लेकर आज तक मार्केट ने ठीक ठाक गिरावट यहाँ पे दिखा दी है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा।